अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑर्थोटिक ऑप्शंस फॉर पेशेंट्स विद पैराप्लीजिया। आज हम देखेंगे कि पैराप्लीजिया हमें पता है पैरालिसिस हो जाता है हमारे लिम्स का, ठीक है। तो जब हमारे लिम्स का पैरालिसिस हो जाए तो हम कौन कौन से ऑर्थोटिक्स यूज़ कर सकते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनको पैराप्लीजिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ऑर्थोसिस हैं पैराप्लीजिया के अंदर वो किन किन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। एक तो स्पाइना बाइफिडा के पेशेंट्स को, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा हमारे पास एक कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है, ठीक है, पैदाइशी होता है ये, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पर्सन जो है जब वो पैदा होता है बच्चा तो उसकी बैक के ऊपर जो स्पाइनल कोड है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट हुई होती है, ठीक है। एक डार्क कलर का सैक सा बना होता है, ठीक है, उसकी बैक के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर उस डार्क सैक के अंदर नर्व्स वगैरह होती हैं, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन। बेसिकली ये बल्ज या सैक क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो बच्चा है उसकी पैदाइशी तौर पर ही उसकी जो स्पाइनल कोड है और जो मेनिंजेस हैं वो बाहर एक्सपोज होती हैं और उसकी जो है बैकबोन के अंदर एक गैप होता है, वो प्रॉपर्ली उसकी जो बोन्स हैं वो आपस में बंद नहीं हो पाती स्पाइनल कोड के लेवल पर, ठीक है। तो वो वहाँ पे एक सैक लाइक सा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। तो इस कंडीशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं ऑर्थोसिस। अगर कोई स्पाइनल कोड की इंजरी हो गई है हम तब यूज़ कर सकते हैं ऑर्थोसिस, या कोई अदर डिसऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो ऑर्थोसिस हम यूज़ करते हैं पैराप्लीजिया के पेशेंट्स के लिए उनका फंक्शनल गोल क्या है, ठीक है। फंक्शनल गोल का मतलब होता है कि फंक्शन से पता चल रहा है कि किस तरह पेशेंट जो है वो अपने नॉर्मल लिविंग या नॉर्मल एक्टिविटी या नॉर्मल लिविंग फंक्शंस की तरफ वापस किस तरह आता है, ठीक है। ये क्या क्या उनमें से जो गोल्स हैं, ये चीज़ें हैं वो अचीव होंगी हमें ऑर्थोटिक्स के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले तो पर्सन खड़ा हो सकेगा, जाहिर सी बात है। अब पैराप्लीजिया का पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता, सो खड़ा करने के लिए तो हम ऑर्थोसिस यूज़ कर रहे हैं। वो खड़ा हो सकेगा, वो खड़ा होगा तो उसका स्केलेटल, रीनल, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन है ये सब कुछ इम्प्रूव होगा सिर्फ उसके खड़े होने की वजह से, ठीक है। क्योंकि जब पेशेंट ज़्यादातर लाइंग पोजीशन में रहता है, चलता फिरता नहीं है, तो उसके ये सारे सिस्टम्स कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत चले फिरे का भी जाहिर सी बात है ऑर्थोसिस की मदद से तो काफ़ी हद तक उसके ये सिस्टम्स इम्प्रूव होंगे, ठीक है। जब पेशेंट का अपराइट पोस्चर होगा, वो खड़ा होगा, तो इसके काफ़ी साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी आते हैं, ठीक है। अब जैसे एक पर्सन खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, तो वो साइकोलॉजिकली तौर पे भी डिप्रेस होगा, ठीक है, स्ट्रेस में जाएगा कि मैं सब पे बोझ हूँ। लेकिन जब वो खड़ा होने लग जाएगा, चलने लग जाएगा, तो वो भी अच्छा फील करेगा, ठीक है, ख़ुद को इंडिपेंडेंट फील करेगा, तो इसके अच्छे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स आते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आर्थोसिस हम यूज़ कर सकते हैं फॉर पैराप्लीजिया पेशेंट्स। सबसे पहले मैस प्रोड्यूस्ड आर्थोसिस हैं, ठीक है। पहले हम इनके नेम्स देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल देखते हैं। दूसरा है स्टैंडिंग फ्रेम एंड सर्वाइवल वॉकर। थर्ड वन इज़ पैरापोडियम। फोर्थ वन इज़ कस्टम मेड आर्थोसिस। देन फिफ्थ वन इज़ क्रेग्स कोट नी एंकल फुट आर्थोसिस, then walkabout arthrosis and last one is reciprocating gait arthrosis। अब हम इन सब आर्थोसिस को बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैस प्रोड्यूस्ड आर्थोसिस की, ठीक है। जो आर्थोसिस होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक मैस प्रोड्यूस्ड आर्थोसिस होते हैं और दूसरे होते हैं कस्टम मेड आर्थोसिस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया भी है, आगे आएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो दो तरह के आर्थोसिस बनाए जा रहे होते हैं, एक मैस प्रोड्यूस्ड आर्थोसिस होते हैं और एक कस्टम मेड आर्थोसिस होते हैं, ठीक है। किसी भी लिम्ब की आर्थोसिस की बात करें तो ये दो तरह के आर्थोसिस बन रहे होते हैं, ठीक है। और मैस प्रोड्यूस्ड आर्थोसिस को हम प्री फैब्रिकेटेड आर्थोसिस भी बोलते हैं। अच्छा, अब प्री फैब्रिकेटेड आर्थोसिस, ठीक है। जो मैस प्रोड्यूस्ड आर्थोसिस या प्री फैब्रिकेटेड आर्थोसिस होते हैं ना, ये पहले से ही बने बनाए फार्मेसीज़ में, सुपर मार्केट्स में या एथलेटिक स्टोर्स वगैरह में पड़े होते हैं, ठीक है। पेशेंट वहाँ से जाके ले लेता है, अपने साइज़ के लिहाज से थोड़ा बहुत उसकी मॉडिफिकेशन कर ली हो तो वो कर लेता है, ठीक है। मीन्स के पहले से बने हुए पड़े होते हैं। लेकिन जो कस्टम मेड होते हैं ना, ये स्पेशली पेशेंट की डिमांड के मुताबिक उसे कौन सा मटीरियल चाहिए, कितना साइज़ चाहिए, ईच एंड एवरी थिंग
पेशेंट के अकॉर्डिंग होती है और ये डिमांड पे तैयार करवाया जाता है। ठीक है, ये था फ़र्क दोनों में, मैस प्रोड्यूस्ड ऑर्थोसिस में और कस्टम मेड आर्थोसिस में। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है मैस प्रोड्यूस्ड आर्थोसिस। मैस प्रोड्यूस्ड आर्थोसिस बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और रेडीली अवेलेबल होता है कि मीन्स पहले से बना बनाया पड़ा होता है, जाके बस बाय कर लेते हैं। ठीक है, और जो अगर यंग लोग इसे वेयर करते हैं तो भी उनके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं इससे। ये बहुत कम एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, मीन सस्ता सा होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता, क्योंकि कौन सा इसको ऑर्डर पे बनवाना पड़ता है। मैंने आपको भी बताया, पहले से बने बनाए मार्केट में मौजूद होते हैं। ठीक है, जब आप कोई चीज़ ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं तो फिर वो एक्सपेंसिव भी होती है। ठीक है, उसके बाद है ईजी टू डोन, मतलब इसको पहनना आसान है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 टर्म्स बताई थी, डोनिंग और डोफिंग। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, ये हर जगह यूज़ हो रही हैं बार बार। तो डोन का मतलब होता है पहनना, वेयर ऑन। ठीक है, और डोफ का मतलब होता है वेयर ऑफ, ऑर्थोसिस को उतारना। ठीक है, अगर आपको भूल जाता है तो आपने ऐसे याद कर लेना, डोन, डोन के अंदर ओन आ रहा है तो मीन्स वेयर ऑन, पहनना। ठीक है, और डोफ, डोफ का मतलब ऑफ आ रहा है इसके अंदर, मीन्स उतारना। ठीक है, ऑर्थोसिस को उतारना। अगर आप कोई टर्म्स भूल जाती हैं तो आपने इनको इस तरह याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैंडिंग फ्रेम एंड सर्वाइवल वॉकर। स्टैंडिंग फ्रेम और सर्वाइवल वॉकर जो है ये स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इसके अंदर एक ब्रॉड बेस होती है। ठीक है, नीचे बेस होती है चौड़ी सी, साथ में इसके पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलेटेड अपराइट्स होते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर अपराइट्स होते हैं जो कि एक्सटेंड कर रहे होते हैं बेस से लेके मिड टोर्सो चेस्ट तक। ठीक है, एंड पोस्टीरियर थोरैकोलंबर बैंड। ठीक है, मीन्स इसके अंदर एक ब्रॉड बेस है, फिर पोस्टीरियर अपराइट्स हैं जो कि बेस से लेके चेस्ट तक आ रहे होते हैं। ठीक है, चेस्ट बैंड भी होती है ना, चेस्ट बैंड तक आ रहे होते हैं और पोस्टीरियर थोरैकोलंबर बैंड तक आ रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर एंटीरियर लेग बैंड्स भी होते हैं। एंटीरियर लेग बैंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी से शूज़ होते हैं, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप नहीं होते, और ये एडल्ट्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं। स्टार्ट में हमने पढ़ा बच्चों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है बच्चों के लिए हों, ये एडल्ट्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसी में है सर्वाइवल वॉकर। सर्वाइवल वॉकर जो है ये चाइल्ड बच्चों के साइज़ में भी अवेलेबल होता है और एडल्ट के साइज़ में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, इसकी जो स्टैंडिंग फ्रेम से थोड़ी सी बेस डिफरेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर 2 डिस्टल प्लेट्स होती हैं। ठीक है, जो कि क्या करती हैं, सर्वाइवल गेट को इनेबल कर रही होती हैं। अच्छा, अब बेसिकली सर्वाइवल वॉकर का काम क्या? बेसिकली ये सारे ही आर्थोसिस जो हम पैराप्लीजिक पेशेंट्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन जो सर्वाइवल वॉकर है ये ज़्यादातर पैराप्लीजिक बच्चों के अंदर यूज़ हो रहा होता है। पैराप्लीजिक बच्चों के अंदर क्यों यूज़ होता है? ठीक है, सर्वाइवल वॉकर का काम क्या है कि ये आपकी मदद करता है कि आप मतलब आप इसमें ना आपके हैंड्स फ्री होते हैं। ठीक है, हैंड्स की मदद से आपको अपने वॉकर को टर्न नहीं करना पड़ता, ना बार बार लिफ्ट करना पड़ता है, ना उसको रीपोजिशन करना पड़ता है कि अब मैंने यहाँ जाना है, मैं इसको उठा के यहाँ रखूँ। ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है हाथ से करना पड़ता है, इसमें हाथ फ्री होते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली मूव करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्कूल के बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। स्कूल में जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो पैराप्लीजिक बच्चे होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो जो बच्चे हैं वो इजीली चल सकते हैं। ठीक है, उनके हैंड्स फ्री होते हैं, हाथों को उनको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता वॉकर को उठाने के लिए। ठीक है, और इजीली वो चल भी लेते हैं और अपने हाथों से अपनी स्कूल की एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरापोडियम की। पैरापोडियम क्या है? पैरापोडियम की जो बंदा पैरापोडियम यूज़ करता है वो बैठ सकता है। ठीक है, ये हेल्प करता है पर्सन को कि वो बैठ सके। ठीक है, अलाउ करता है कि वो पर्सन को बैठ सके। बेस इसकी फ्लैट होती है। ठीक है, ये चाइल्ड्स के साइज़ बच्चों के साइज़ में भी अवेलेबल है। ठीक है, इसकी मदद से जो है वो बंदा जो है जब वो झुक के फ्लोर से कुछ उठाना चाहता है तो वो भी उठा सकता है। ये ऑटोमेटिकली इसको उसके मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो स्कूल एज चिल्ड्रन है वो इसको नहीं पहनते क्योंकि कॉस्मेटिकली ये ऑब्जेक्शनेबल होता है। ठीक है, कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता, ऐसे स्कूल के बच्चे इसको नहीं पहन सकते। ठीक है, नहीं पहनते, और इसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। ये कम महंगा होता है। ठीक है, इसके स्टेबलाइजिंग पॉइंट सेम होते हैं। ठीक है, और इसमें बंदा खड़ा हो सकता है क्रच की सपोर्ट के बगैर, और इसको कपड़ों के बाहर पहना जाता है। कुछ ऑर्थोसिस होते हैं जो कपड़ों के अंदर पहने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो पैरापोडियम है इसको आउटसाइड वेयर किया जाता है। ठीक है, ये था पैरापोडियम। पैरापोडियम बेसिकली क्या होता है कि इसमें जब बच्चे ने फ्लोर से कुछ चीज़ें उठानी होती हैं, उसे नीचे को झुकना होता है, तो क्या होता है
बच्चा जो है वो अपनी हिप्स को अनलॉक कर लेता है, ठीक है। अनलॉक करके वो क्या करता है, नीचे झुक के चीज़ें उठा लेता है, जबकि उसकी नी लॉक रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओनली हिप अनलॉक होते हैं, वो झुकता है और ज़मीन से कुछ उठाना है तो वो उठा लेता है। और ये स्कूल के बच्चों के लिए ऑब्जेक्शनेबल, कॉस्मेटिकली ऑब्जेक्शनेबल इसीलिए है क्योंकि हम इसको कपड़ों के बाहर पहनते हैं, ठीक है। क्योंकि कपड़ों के बाहर पहनेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो विजिबल होगा, तो बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई देखे कि हमने इस तरह का कुछ पहना हुआ है। दैट्स वाई ये कॉस्मेटिकली ऑब्जेक्शनेबल है बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, बाकी जो है वो ऑर्थोटिक ऑप्शंस फॉर पैराप्लीजिया के जो बाकी रह गए हैं ऑर्थोसिस, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं।